कि इसमें पहले जो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल में फाइबर हो सकता है किसी भी टाइप का, वो आगे जाकर हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप का फाइबर जो है वो टेक्सटाइल बेस्ड फाइबर्स हैं। उसके बाद उस रॉ मटेरियल के ऊपर हम कोई ना कोई प्रोसेस करते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो कोई भी हो सकता है, वो आगे जाके हम देखेंगे। और उसके बाद उस प्रोसेस के बाद हमें एक आउटपुट मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल फाइबर की बात करें तो फाइबर से लेके हम उस पर स्पिनिंग का प्रोसेस करते हैं। स्पिनिंग मिल जो है वो फाइबर को यार्न में कन्वर्ट कर देती है और उससे हमारी जो आउटपुट आती है ये यार्न आ जाता है हमारी आउटपुट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यार्न की, तो इस यार्न के ऊपर हम दोबारा प्रोसेस करते हैं, तो हम वो वीविंग करते हैं या निटिंग करते हैं, और वीविंग और निटिंग के बाद हमारे पास एक ग्रे फैब्रिक आ जाता है। ग्रे फैब्रिक उस फैब्रिक को कहते हैं कि जो कि एज इट इज आप यूज नहीं करते, फर्दर इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे, फिर आप इसको यूजेबल बना सकते हैं। तो इस ग्रे फैब्रिक के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं, वो उसको हम कहते हैं वेट प्रोसेसिंग। तो वेट प्रोसेसिंग में हम डाइंग कर लेते हैं, प्रिंटिंग करते हैं या फिनिशिंग करते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास जो फैब्रिक मिल जाता है वो फिनिश फैब्रिक होता है। यानी ये वो फैब्रिक है कि जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फिनिश फैब्रिक है इसकी फिर आगे इसके ऊपर दोबारा प्रोसेस करते हैं, उसमें कटिंग उसकी होती है, उसका साइज जो है वो एडजस्ट होता है, और उसके बाद उसकी स्टिचिंग होती है, और इसके बाद हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो गारमेंट की फॉर्म में आ जाती है। तो ये ओवरऑल जो है वो टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसको आपने देख लेना अच्छी तरह। उसके बाद फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो हमने बात की थी कि जो मेजर टेक्निक है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की वो 3 है। उसमें एक टेक्निक वो वीविंग की है, दूसरी निटिंग की है, और नॉन वोवन है। वीविंग में हमारे पास जो ओवरऑल कंसेप्ट था ये था कि 2 यार्न हमने यूज करने हैं, एक वाप का यार्न और एक वेफ्ट का यार्न। यानी लेंथ वाइज जो है वो वाप का यार्न है और विड्थ वाइज जो है वो वेफ्ट का यार्न है। तो वाप और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट से जो फैब्रिक बनता है उसको हम वोवन फैब्रिक कहते हैं। और लास्ट टाइम जो आपने लैब विजिट की थी वो वीविंग की लैब थी, वहाँ पे इंटरलेसमेंट हो रही थी वाप और वेफ्ट के दरम्यान। अच्छा, दूसरी जो टेक्निक है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की वो निटिंग की टेक्निक है। अब निटिंग की टेक्निक में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम एक यार्न लेते हैं और उस यार्न की आपस में लूपिंग करते हैं, यानी इंटरलूपिंग करते हैं, और वो जो इंटरलूपिंग है उससे एक फैब्रिक बनता है। अब इस फैब्रिक के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड लूप्स होते हैं इनको हम कोर्स कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल कनेक्टेड लूप्स जो हैं वो कोर्स हैं, और वर्टिकली जो कनेक्टेड लूप्स हैं इनको हम व्हील्स कहते हैं। तो व्हील्स और कोर्सेस की मदद से ये एक फैब्रिक बन जाता है। जो थर्ड टाइप थी ये है नॉन वोवन की कैटेगरी। इसमें हमारे पास यार्न नहीं होता, यानी यार्न की बजाय हम डायरेक्ट फाइबर्स लेते हैं और इन फाइबर्स से ही फैब्रिक बना देते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हैं वो कुछ वीविंग की ज़्यादा बेहतर है, कुछ निटिंग की ज़्यादा बेहतर है, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो नॉन वोवन की ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरह कास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे कम जो कास्ट यूज होती है वो नॉन वोवन के ऊपर होती है, उसके बाद निटिंग पे, और हाईएस्ट कास्ट जो है वीविंग के फैब्रिक के ऊपर होती है। उसकी बेसिक एक और भी वजह है कि जितना प्रोसेस किसी फैब्रिक से पे ज़्यादा करते जाएंगे तो जितना प्रोसेस लेंथ ही होगा उतनी ज़्यादा बात है उसकी कास्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो वीविंग का फैब्रिक आपने देखा कि उसके ऊपर प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा इसकी कास्ट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू निटिंग। और निटिंग में भी क्योंकि यार्न बनाना पड़ता है और यार्न की कास्ट होती है तो लिहाजा इसकी कास्ट भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नॉन वोवन, क्योंकि नॉन वोवन में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, क्या नाम है, फाइबर से यार्न नहीं बनाना पड़ता। वीविंग में अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास 2 यार्न होते हैं। एक जो वर्टिकल लिस्ट होती है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ यार्न्स होते हैं,
जिनके जो कि हमने नंबर ऑफ एंड्स भी कहते हैं, ये नंबर ऑफ एंड्स जो हैं वो हमने पूरे करने होते हैं। उसके बाद इनके ऊपर बीम्स, दो हम फ्रेम यूज करते हैं, कम से कम 2 फ्रेम। आपने देखे मशीन के ऊपर के बहुत सारे फ्रेम्स हमें चाहिए होते हैं, तो कम से कम 2 फ्रेम आप यूज करेंगे और उन फ्रेम की मदद से आप जो है उनको एक शेड बनाएंगे, क्योंकि फ्रेम एक अप जाएगा और दूसरा डाउन जाएगा। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं तो उनमें से कुछ फ्रेम डाउन होंगे और कुछ फ्रेम अप होंगे, तो इस तरह एक शेड बनेगा और शेड के अंदर से विथ वाइज डायरेक्शन में हम यान जो है वो पास करवाते हैं। तो ये जो यान पास करने का प्रोसेस, इसको हम कहते हैं वेफ्ट इंसर्शन। तो वेफ्ट इंसर्शन होती है और वेफ्ट इंसर्शन के नतीजे में हमारा फैब्रिक बन जाता है। तो ये बेसिकली वीविंग का एक प्रोसेस था। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कि वीविंग की ज़्यादा बेहतर है, जैसे डिमेंशन स्टेबिलिटी वीविंग की ज़्यादा बेहतर होती है, इसी तरह ड्रेपेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, फैब्रिक की टेक्सचर, कास्ट, ये वीविंग की ज़्यादा बेहतर होती हैं। दूसरा कैटेगरी है निटिंग की। निटिंग की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, वार्प निटिंग और वेफ्ट निटिंग। तो वार्प निटिंग में ये होता है कि जो लूप फॉर्मेशन होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, जैसे ब्लू कलर जो है वो आपको बता रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर लूप फॉर्मेशन हो रही है। जबकि जो वेफ्ट निटिंग है इसमें लूप फॉर्मेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल में होती है, यानी ये लूप बनेगा, फिर अगला बनेगा, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट, इसी तरह फिर अगली रो के अंदर जब शुरू होता है तो वो भी सीक्वेंस वाइज हॉरिजॉन्टली ही लूप बनते हैं। इसी तरह जो नेटिव फैब्रिक है उसमें ये होता है कि इसकी डिमेंशन स्टेबिलिटी थोड़ी सी पुअर है, ड्रेपेबिलिटी भी कुछ पुअर है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे कोस्टर यान यूज करते हैं, तो कोस्टर यान की वजह से इसकी ड्रेपेबिलिटी जो है वो पुअर है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी भी इसकी कम है, क्योंकि अगर कहीं से भी होल हो जाता है तो वहाँ पे जो है होल जो है वो एक्सपेंड कर देता है और एक्सपेंशन की वजह से फैब्रिक जो है अनरेबल हो जाता है और उसमें लेडर्स या श्रेडिंग आ जाती है। इसी तरह फैब्रिक की टेक्सचर जो है ये भी एज कंपेयर टू वीविंग ये थोड़ी सी पुअर है, लेकिन कास्ट जो है वो निटेड फैब्रिक की कम होती है एज कंपेयर टू वोवन फैब्रिक। नॉन वोवन की कैटेगरी में यहाँ पे आपने प्रोसेस देखा है कि नॉन वोवन में हम बेसिकली फाइबर्स लेते हैं और फाइबर से फैब्रिक बना देते हैं। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक हैं। फाइबर को पहले उसकी लेइंग अप करनी होती है और उसके बाद फिर आगे जो है उसकी बॉन्डिंग करनी होती है। तो ये एक टेक्निक, 3-4 टेक्निक हैं, वो आगे जाके आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगली कैटेगरी जो है वो ब्रेडिंग की है। ब्रेडिंग में बहुत सारे फाइबर्स लेते हैं और उन बहुत सारे यार्न लेते हैं और उन यार्न की ट्विस्टिंग कर देते हैं या इंटरविनिंग कर देते हैं। तो इंटरविनिंग से और ट्विस्टिंग से जो फैब्रिक बनता है ये कोई फैब्रिक की तरह फैब्रिक नहीं होता, ये जस्ट एक्सेसरीज के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं या ट्रिमिंग के तौर पे इस फैब्रिक को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद टफलिंग को हमने डिस्कस किया था, तो ये कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक है और ये मोस्टली बाई हैंड जो है वो टफलिंग की जाती है। तो ये बस कंसेप्ट आपने रखना है कि ये वाली टेक्निक है, नेट्स हैं, फेल्टिंग है। तो अगला जो लास्ट में प्रोसेस था उसका डाइंग करना ही है और प्रिंटिंग करनी है और ये एंड पे फिर गारमेंट्स बना देनी है। तो ये ओवरऑल एक व्यू था। जनरल फिर एप्लीकेशन हमने देखी थी कि वीविंग की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो क्लॉथिंग के अंदर वोवन फैब्रिक को यूज़ करते हैं, कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेडिकल में, फर्निशिंग में, यूनिफॉर्म की फॉर्म में, क्लीनिंग के लिए और स्पोर्ट्स में आप यूज़ करते हैं। इसी तरह नॉन वोवन के एप्लीकेशन में देखें तो जितनी भी फिल्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट नॉन वोवन की होती है। उसके बाद जो वन टाइम यूजेज है या आप कह लें कि सिंगल यूजेज के लिए जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी हम नॉन वोवन फैब्रिक को यूज़ करते हैं। इसकी जो अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज हैं वो बेहतर होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम डायपर के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं, फ्लोर मैट्स के तौर पे भी, क्रॉप कवरिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए। उसके बाद लाइनिंग के लिए वो व्हीकल की लाइनिंग हो सकती है, वो किसी भी गारमेंट की लाइनिंग है, उसके लिए हम यूज़ करते लेते हैं इसको।
कारपेट के तौर पे भी आप इसको यूज़ करते हैं और मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। टेक्सटाइल मैंने बताया था कि टेक्सटाइल जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे में टेक्सटाइल मौजूद है। तो आप इवन आप टेक्निकल एप्लीकेशन में देखें तो इसमें कटर रेजिस्टेंस ग्लव्स बनाते हैं, स्पेस सूट बनाते हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स हैं, स्टैब रेजिस्टेंस है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हैं, बुलेट प्रूफ हैं, उसके अलावा आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हैं, स्पोर्ट्स में इसकी एसेसरीज हैं और फायर रिटार्डेंट के तौर पे भी हम टेक्सटाइल को यूज़ करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी। अब नेक्स्ट जो है जो दूसरी स्लाइड्स हमने पढ़ी हुई हैं उसमें हमने देखा था कि फाइबर का एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन था। तो फाइबर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास हमने कहा था कि हर फाइबर जो है वो टेक्सटाइल फाइबर नहीं है। टेक्सटाइल फाइबर होने के लिए उसकी कुछ शराइत हैं। उनमें ये था कि उसकी जो लेंथ है वो विड्थ से कम अज़ कम उनकी जो लेंथ टू विड्थ रेशो है वो 1:1000 होनी चाहिए कि इतनी होगी तो वो टेक्सटाइल फाइबर है। उसके बाद हमने कहा था कि जो फाइबर है उसके सरफेस के ऊपर ग्रिप भी होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा अगर सरफेस स्मूथ है तो वो उसको हम वो फाइबर जो है वो जान बनाने नहीं बना सकेंगे। तो उनके सरफेस रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ कुछ हद तक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फाइबर के अंदर, कोहेसिवनेस होनी चाहिए, इलास्टिसिटी, फाइननेस और ड्यूरेबिलिटी जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर किसी फाइबर की ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो उसको भी आप टेक्सटाइल में यूज़ नहीं कर सकेंगे। फाइबर की जब हम बात की थी तो हमने कहा था हम फाइबर को दो तरह से यूज़ करते हैं, स्टेपल फाइबर की फॉर्म में, फिलामेंट की फॉर्म में। स्टेपल फाइबर वो फाइबर होता है कि जिसकी लेंथ छोटी होती है और उसको फिर हम स्पिनिंग करके हम यार्न बना लेते हैं। और फिलामेंट जो फाइबर होता है उसको हमें स्पिन नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसे ही हम फिलामेंट लेते हैं उसको एज इट इज यूज़ कर लेते हैं। वो फिलामेंट की फॉर्म में उसकी लेंथ जो है वो कई हज़ार किलोमीटर्स के अंदर होती है। वो डिपेंड कर रहा होता है कोन के साइज के ऊपर, तो जितनी मर्जी लेंथ जो है वो आप रख सकते हैं। अच्छा, फाइबर की जो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें फाइबर लेंथ की बेस पे तो ये हमने पढ़ लिया कि छोटी लेंथ है तो वो स्टेपल फाइबर है और बड़ा लेंथ है तो वो फिलामेंट फाइबर है। दूसरी उसकी फाइबर की क्लासिफिकेशन है वो ओरिजिन की बेस पे है, यानी फाइबर जहाँ से उसका जो सोर्स है उसकी बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो इसके लिए हमने बात की थी कि फाइबर को बेसिकली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर में अगर हम देखें तो हमारे पास है एनिमल फाइबर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और मिनरल फाइबर्स हैं। एनिमल फाइबर में फर्दर हमने कहा था कि वो फाइबर्स हैं कि जिनका सोर्स जो है कोई ना कोई एनिमल है, तो उसमें जैसे वूल है तो इसका सोर्स बेड है। इसी तरह जो सिल्क है इसका जो सोर्स है वो सिल्क वार्म है, और इसी तरह जो हेयर्स हैं इनका जो सोर्स है वो कोई भी एनिमल हो सकता है जिसके सरफेस के ऊपर, जैसे रैबिट है, गॉट है, इस तरह के कोई भी एनिमल जिसकी सरफेस के ऊपर हेयर्स हैं तो वो हेयर फाइबर्स होंगे। तो यानी बेसिकली इनका सोर्स जो है वो कोई ना कोई एनिमल है। दूसरी जो कैटेगरी है वो वेजिटेबल फाइबर्स की है। तो जब हम वेजिटेबल फाइबर की बात करते हैं तो इनको हम तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड करते हैं। वो फाइबर के जो किसी भी प्लांट के सीड से हासिल होते हैं उनको सीड फाइबर कह देते हैं। वो फाइबर जो किसी भी प्लांट के बास्ट से यानी उसकी छाल से हासिल होते हैं उनको बास्ट फाइबर कहते हैं। वो फाइबर जो किसी भी प्लांट के पत्तों से हासिल होते हैं उनको लीफ फाइबर कहते हैं। तो ये बेसिकली जो फाइबर्स का प्लांट के अंदर सोर्स है उसकी बेस पे इनकी सेग्रीगेशन की गई है। तो सीड फाइबर की अगर हम बात करें तो वो फाइबर्स हैं जो सीड के ऊपर लगे होते हैं। तो इनमें दो मशहूर कैटेगरी हैं, एक कॉटन है, कॉटन भी जो है वो कपास के सीड्स के ऊपर लगी होती है, और जस्ट लाइक कॉटन कैपर की फाइबर है वो भी सीड्स के ऊपर होता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो बांस की है। तो बांस की कैटेगरी में बहुत सारे फाइबर्स आ जाते हैं, जैसे फ्लैक्स है,
तो फ्लैक्स की मैंने बताया था कि ये जो अलसी का पौधा है तो उससे जो फाइबर हासिल होते हैं वो फ्लैक्स फाइबर्स हैं, और इनसे जो फैब्रिक बनता है वो लिनन का फैब्रिक बनता है। इसी तरह जूट फाइबर है, जूट से आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये बोरियां जो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हेम्प फाइबर है, ये मैंने बताया था कि जो बंक का पौधा उससे हासिल होता है। इसी तरह रेमी फाइबर है, ये भी इसी तरह का एक प्लांट होता है। और इस तरह की बनाना फाइबर है, ये भी बनाना के जो बास है उससे अटेन करते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी है वेजिटेबल फाइबर की, वो लीफ फाइबर्स हैं। तो लीफ के अंदर पत्ते होते हैं, तो पत्तों से जो फाइबर मिलता है उसमें जो मशहूर कैटेगरी है वो सीसल है, जो कि पाकिस्तान में भी अभी पैदा हो रहा है। इसके अलावा अबैका है। तो ये दोनों जो हैं वो लीफ फाइबर्स हैं। मिनरल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मशहूर जो है वो बसाल्ट हैं और एस्बेस्टॉस है। ये पहाड़ों से हासिल होती हैं, और ये समझ लें कि किसी भी पहाड़ की चट्टान से फाइबर जो हासिल होते हैं उनको मिनरल फाइबर्स कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी थी, हमने स्टार्ट में कहा था कि नेचुरल फाइबर्स और मैन मेड फाइबर। अगर हम मैन मेड की बात करें तो मैन मेड के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, सॉरी तीन कैटेगरीज हैं। उसमें रीजनरेटेड फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं और इनऑर्गेनिक फाइबर्स हैं। रीजनरेटेड फाइबर्स हैं तो मैन मेड, लेकिन ये वो फाइबर्स हैं जिनका सोर्स जो है वो नेचुरल है, और उनकी जो उनके ऊपर इंसान ने प्रोसेस किया और उनको फाइबर्स फॉर्म में यानी केमिकल तरीके से आगे फर्दर प्रोसेस हुआ, तो ये वाले जो फाइबर हैं इनको रीजनरेटेड कहते हैं। तो इनमें की जो मशहूर कैटेगरीज हैं वो विस्कोस रेहान है, मोडेल है, टेंसिल है और एसिकेट्स हैं। सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो वो फाइबर हैं जिनकी जो सोर्स है वो कोई ना कोई केमिकल है, यानी किसी भी केमिकल के ऊपर प्रोसेस करके हमने ये जो फाइबर बनाए हैं इनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर जो है उनमें पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, पीवी है, पीवीसी है, रबर है, पॉलीप्रोपिलीन है। इनकी बेशुमार कैटेगरीज हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने कुछ थोड़ी सी मेंशन की हैं एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद इनऑर्गेनिक फाइबर्स हैं, और इनऑर्गेनिक में ग्लास और मेटल जो है ये इनऑर्गेनिक फाइबर्स हैं। अच्छा, ये जो फाइबर्स हैं ये ओरिजिन की बेस पे ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, वेजिटेबल फाइबर, एनिमल फाइबर, मिनरल फाइबर। इनकी एग्जांपल जरा आपने याद रखनी है, और इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छी तरह कर लेनी है, ये पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद फाइबर के हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पैरामीटर देखने हैं कि कौन से फाइबर जो हैं अगर ये प्रॉपर्टीज हों तो वो टेक्सटाइल फाइबर है। तो उसमें हम कहते हैं फाइबर लेंथ उसकी ऑप्टिमम फाइबर लेंथ होगी, यानी अगर बहुत ज़्यादा छोटी लेंथ है तो वो टेक्सटाइल फाइबर नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद फाइबर की स्ट्रेंथ, अगर बहुत ज़्यादा फ्लिमजी फाइबर है, बहुत ज़्यादा वीक फाइबर है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो वो भी टेक्सटाइल फाइबर नहीं है। तो टेक्सटाइल फाइबर के लिए ज़रूरी है कि वो स्पिनिंग का और वीविंग के या कोई भी जो प्रोसेस है उसकी जो उसके अंदर हर्डल्स आती हैं वो उनको बियर कर सके। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई फाइबर हार्ड है तो हम उस पर प्रोसेस नहीं कर सकते, ना हम उसको स्पिन कर सकते हैं, ना उसको वीव या निड कर सकते हैं। तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि जहाँ पे भी उसको बेंड करना पड़े वहाँ पे वो फ्लेक्सिबली बेंड हो सके। अगर कोई फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा कोर्सर है, जितना फाइबर कोर्स होता है उतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो कोर्स फाइबर्स हैं वो भी टेक्सटाइल फाइबर्स नहीं होते, बल्कि जितने फाइन होंगे उतनी उनकी प्रॉपर्टी, फाइन का मतलब है जितने बारीक होंगे उतनी उनकी प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी। नेक्स्ट है कि क्रीम्प उसके अंदर होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सरफेस स्मूथ है, मसलन मैंने क्लास में बताया था कि अगर जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी वो फाइबर की उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और अगर बिल्कुल फ्रिक्शन कम हो जाए तो वो आपस में इंटेंगलमेंट नहीं हो पाएगी, और फाइबर जो है अगर हम यार्न बनाएं भी तो इमीडिएटली वो यार्न ब्रेक कर जाएगा या वो अनरेबल हो जाएगा। तो उसके अंदर जितनी क्रिम्प होगी उतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट नेचुरल फाइबर की हमने कैटेगरी पढ़ी थी, उसमें
हमने पढ़ा था कि कॉटन है, फ्लेक्स है, हेम्प, जूट, सीसल और बैम्बू फाइबर्स हैं। ये सारे फाइबर्स की वेजिटेबल फाइबर की कैटेगरी। एनिमल फाइबर में ये आप जस्ट ज़रा चेक कर लेना, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं, तो इनको सिर्फ आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। अच्छा, कॉटन की हम जब बात करते हैं तो कॉटन में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो बेसिकली उसकी कल्टीवेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक होता है। तो कल्टीवेशन उसकी कैसे, इनिशियली हम सीड जो है वो ज़मीन में बोते हैं, उनसे कुछ टाइम के बाद उनकी सीडिंग होती है, यानी छोटे से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर लीव्स आते हैं, और लीव्स के बाद जहाँ पे भी नए पत्ते बन रहे होते हैं उनको हम बड कहते हैं। तो बडिंग होती है उनकी, और बडिंग के बाद वो कॉटन के जो बड्स हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये जो बड बनने तक की प्रोसेस है, ये तकरीबन उसकी कल्टीवेशन लेकर बड्स तक 60 to 70 डेज का तकरीबन प्रोसेस होता है, तकरीबन 2 माह इसमें लग जाते हैं। अब कॉटन का जो प्लांट है उसके ऊपर जो फ्लावर है वो बड से फ्लावर बड़ा हो गया है, और फ्लावर ना ये कलर ऑलमोस्ट चेंज करते रहते हैं, मुख्तलिफ जैसे जैसे ग्रो करते हैं तो कलर उनका चेंज होता रहता है, और एंड पे कॉटन का बाल्स बन जाते हैं। वो बाल जब मैंने बताया था कि फाइबर ग्रो करते हैं, और जब भी फाइबर एक उनकी मेच्योरिटी लेवल पहुंच जाता है, यानी उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, उस वक्त वो उनकी जो है वो क्रैकिंग आ जाती है। ऊपर से जो उसका बड है, बॉल है कॉटन का, वो क्रैक हो जाता है, और जब ये क्रैक होता है, क्रैक मीन्स के वहाँ से फट जाता है और अंदर से कॉटन जो है वो बाहर निकल आती है, और जब फुली तौर पर क्रैक हो जाता है तो उसकी पिकिंग होती है। तो पिकिंग के लिए हमने ये आप स्लाइड छोड़ दीजिएगा, ये जस्ट समझ लेना है कि कॉटन की अगर स्ट्रक्चर हो तो वो इस तरह की होती है। कॉटन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें तकरीबन 8% मॉइस्चर रिगेन है। यानी मॉइस्चर रिगेन का मतलब है कि अगर आप उसको एनवायरनमेंट में रखते हैं तो अपने वेट का 8% जो है वो मॉइस्चर जो है वो गेन कर लेती है। सेलुलोज जो है वो इस तरह नेचर ने अरेंज किया हुआ है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है और उसकी ऑब्जॉर्बेंसी है, ये सारी उसकी जो कॉटन की मालिक्यूल की अरेंजमेंट है उसकी वजह से है। बाकी ये जो कॉटन है, ये जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं ये एसिड से डिग्रेड हो जाते हैं, और अल्कली वगैरह जो है इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। कंफर्टेबल की बात करें तो कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसकी जो मेन वजह है उसके ये ह्यूमन स्किन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है, क्योंकि ये ह्यूमन स्किन के साथ कंपैटिबल है, और इसकी वजह से ये कंफर्टेबल फाइबर कंसीडर किया जाता है। उसके बाद कॉटन की जो नेचर है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है ये वाटर को ऑब्जॉर्व करती है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मॉइस्चर जो है वो इससे इजीली पास कर देती है, और एवेपोरेशन और कूलिंग को ये सपोर्ट करती है। हीट कंडक्टिविटी इसकी काफ़ी बेहतर है, इसलिए गर्मियों में आपने देखा होगा कि अगर पॉलिस्टर का फैब्रिक पहनते हैं तो वो गर्म महसूस होता है, जबकि कॉटन जो है वो आपको एज कम्पेयर टू पॉलिस्टर थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है। कॉटन की जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है, ये आप जस्ट देख लेना, इनको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्लैक्स फाइबर, उसके बाद इनकी जो कंट्रीज हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये थोड़ी सी आपने देख लेनी है कि फ्लैक्स फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें जो मॉइस्चर रिगेन है इसका 12% है, और फाइबर क्योंकि फाइबर की लेंथ उतनी होती है जितनी प्लांट की लेंथ होती है, तो जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी फाइबर की लेंथ होगी, तो वो तकरीबन कोई अप टू 36 इंच तक इसके फाइबर की लेंथ हो सकती है। उसके बाद इसकी वाटर अब्जॉर्बेंट बहुत अच्छी है, ये भी क्योंकि नेचुरल फाइबर है, प्लांट फाइबर है, इसलिए इससे डैमेज होगा और अल्कलीज रेजिस्टेंस होगा। फ्लेमेबिलिटी में देखें तो जो जर्नल है वो फ्लैक्स फाइबर जो है वो लेस फ्लेमेबल है, यानी एज कंपेयर टू कॉटन या दूसरे फाइबर की निस्बत।
उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन एरिया है ये थोड़ा सा आप देख लेना है कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। हम लगेज में, बैगेज में, फैशन के तौर पे, कैजुअल फैब्रिक के तौर पे, और ख़ास तौर पे जो वियरेबल फैब्रिक है जिसमें जो इसका मशहूर फैब्रिक है वो लिनन का फैब्रिक है, तो इस एप्लीकेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैग्स वगैरह बनाने में और बाकी एप्लीकेशंस हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो प्रोटीन फाइबर में वूल की एग्जांपल है। वूल की अगर हम बात करें तो वूल जो हमें हासिल होती है वो शीप से, गॉट्स से, कैमल से, रैबट से और यॉक जो है इससे हम वूल हासिल करते हैं। वूल बेहतरीन फाइबर है और ख़ासतौर पे थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो है वो वूल की ज़बरदस्त है। जितनी ज़्यादा फाइन वूल होगी उतनी ज़्यादा उसकी थर्मल इंसुलेशन जो है वो करेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी होंगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर वूल की पतली सी जर्सी भी पहने तो वो काफ़ी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप पॉलिस्टर या कॉटन की बहुत मोटी जर्सी भी पहन लें तो वो इतनी गर्म नहीं होती। उसकी जो मेन वजह है वो वूल की सरफेस है कि वूल की जो सरफेस है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से ये एयर को ट्रैप कर लेती है और ज़्यादा वार्मर फील होती है। वूल के सोर्स की बात करें तो शीप है, गॉट्स हैं, कैमल्स, रैबर्स, तो ये सारे उसके मेजर सोर्स हैं। वूल जो है वाटर अब्जॉर्बेंसी जो है इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ये तकरीबन 16 से लेकर 18% तक इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन है। उसके बाद जो वूल है डिकम्पोज हो जाती है अंडर सनलाइट और फाइबर जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है और थोड़ा सा हार्श हो जाता है, इसलिए इसको आपने धूप में कम से कम रखना है। उसके अलावा इलास्टिक रिकवरी जो है वूल की ये बहुत बेहतर है। वूल जो है इसको स्ट्रेच भी कर लें और ख़ासतौर पे वूल के जो फैब्रिक हैं वो मोस्टली विंटर एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। तो विंटर एप्लीकेशन में वूल जो है वो नेटवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेटेड जर्सी जो है, स्वेटर जो हैं वो वूल के बनाए जाते हैं। उसके अलावा वोवन फैब्रिक भी वूल के अक्सर बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है वूल का एक मेन ड्रॉबैक ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट जो हैं वो बड़ी जल्दी इस पे अटैक कर देते हैं और इसको जो है वो इसके अंदर होल्स बना देते हैं। इसलिए आपने वूल के फैब्रिक को प्रोटेक्ट करना होता है कि कहीं ऐसे एप्लीकेशन में कहीं ऐसी जगह पे ना रखें जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट वगैरह का अटैक हो जाए। एंड एप्लीकेशन में देखें तो अपैरल है, इंटीरियर्स है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, और ख़ासतौर पे जहाँ पे आपको थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए या फिर आपको जो है फ्लेमेबिलिटी की प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये वूल जो है वो फ्लेमेबल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर फाइबर। तो इसलिए जहाँ पे आप फ्लेम रिटार्डेंट फैब्रिक में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट था सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट और सबसे कॉस्टली फाइबर है, सबसे ज़्यादा महंगा फाइबर है क्योंकि सिल्क वार्म से हासिल होता है और सिल्क वार्म जो है उसकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये हमने इसका जो सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल था वो देखा था कि वो कैसे एग्स से लेकर उसकी पूरी प्रोडक्शन होती है, वो लार्वा बनता है और फिर प्यूपा में कन्वर्ट होता है और फिर वो अडल्ट होके वो जो वूल है सिल्क है वो बनाना शुरू कर देता है और एंड पे जाके वो खुद को उस सिल्क के अंदर जो है वो बाउंड कर लेता है। ये हमने इसकी वीडियो भी देखी थी जिसमें पूरा प्रोसेस था उसका। उसके बाद अगर हम सिल्क की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो तकरीबन कोई भी कलर हो सकता है। जनरली वो येलो, ब्राउन, ग्रीन और ग्रे कलर में होता है। मॉइस्चर गेन 11% है और सनलाइट से जो है वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्क फाइबर। लेकिन इसकी लसर बहुत कमाल की होती है, बड़ा फाइन होता है, लसर ज़बरदस्त होती है। एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग और मीडियम कंसंट्रेशन एसिड जो है वो इसको इफेक्ट करते हैं। अल्कली जो है वो कम डैमेज करती है इसको। तो आपने देखा कि मोस्टली जो फाइबर्स हैं वो एसिड से डैमेज हो जाते हैं। इंसेक्ट जो है वो सिल्क के फैब्रिक ऊपर असर नहीं करते। एंड एप्लीकेशन में देखें तो हम खासतौर पर वुमेन क्लॉथिंग सबसे ज़्यादा इसकी एंड एप्लीकेशन है। उसके बाद मेन क्लॉथिंग भी है और होम फर्निशिंग जो है वो भी इसकी एप्लीकेशन है।
मिनरल फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एलर्जिक फाइबर्स होते हैं, इनको आप टेक्सटाइल में सच स्पिन करने के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे आपको थर्मल इंसुलेशन चाहिए होती है वहाँ पे आप इनको इन फाइबर्स को यूज़ करते हैं। तो इनका जो मेन इशू है जो मिनरल फाइबर्स हैं, इनका ये स्किन, ह्यूमन स्किन के साथ इरिटेशन होती है कि अगर आप इनको डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट के साथ लगेंगे तो ये जो है वो इरिटेशन पैदा करेंगे। उस रिस्क पे ऊपर कौन है, तो ये वही लोग हैं कि जो कि जहाँ पे बॉयलर वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे थर्मल इंसुलेशन करनी होती है, तो वहाँ पे जो काम लोग करते हैं, या मिनरल एक्सट्रैक्ट जहाँ पे एस्बेस्टस की करते हैं, तो वहाँ पे ये सारे लोग जो हैं ये रिस्क के ऊपर हैं, या जहाँ पे इंसुलेशन हो रही है वो सारे लोग जो हैं वो रिस्क के ऊपर होते हैं। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इनका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, और ख़ासतौर पे अगर कोई बंदा जो है वो इनको इनहेल कर लेता है तो उसको रेस्पिरेशन का जो इशू है वो भी ये करना पड़ सकता है। ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने टाइम के लिए और कितनी क्वांटिटी में आपने इनको इनहेल किया है। तो ये थी बेसिक जो है नॉलेज इसका फाइबर्स का।